नमस्ते, मैं हूँ रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। ब्लंटली स्पीकिंग में हम बात करने जा रहे हैं शेयर बाजार की, और शेयर बाजार में जो पिछले सप्ताह भारी गिरावट दर्ज की गई, उसके पीछे कौन है? चीन है, ईरान है, इजराइल है। इस विषय को हम समझेंगे, सुभाष जी के साथ इसका विश्लेषण करेंगे, क्योंकि जो पिछले बार के लेवल थे वो बहुत नीचे चले गए, और आने वाला सप्ताह क्या वास्तव में अभी भी मंदी का बना हुआ है या यहाँ से सुधार लेने की कुछ गुंजाइश है? हम इसी विषय पे सीधे सुभाष जी से बात करते हैं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंद्र जी, सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी, हाँ जी, तो सुभाष जी, ये जो पिछले सप्ताह मार्केट में इतनी बुरी तरह से जो गिरावट आई, क्या इसके पीछे अकेला चीन जिम्मेदार था, या ईरान और इजराइल का युद्ध जिम्मेदार था, या दोनों लोग मिलकर जिम्मेदार थे, ये तीनों लोग? देखिए बहुत सारे फैक्टर्स मार्केट गिरने के जिम्मेदार थे, क्योंकि यदि आप अमेरिका का मार्केट देखें तो फ्राइडे को अमेरिका का मार्केट बढ़ गया, क्योंकि जी, ईरान और इजराइल का ही इम्पैक्ट होता तो अमेरिका का मार्केट नहीं बढ़ता। हमारे बिल्कुल यहाँ ठीक है। कई फैक्टर हैं जिसकी वजह से मार्केट तेजी से गिरा। एक तो चीन ने स्टिमुलस दिया था, और यहाँ से 30,000 करोड़ 3 दिन में निकल गए। जी, ठीक है। और अ, जो ये फ्यूचर में इनकी पोजीशन है, ये तो कैश मार्केट में नेट सेलिंग हुई है। जी। ये कुछ आवाज रिपीट हो रही है, डबल। आवाज रिपीट हो रही है। हाँ। अब आपको शायद नहीं लग रही होगी। हाँ, अब नहीं लग रही है जी। ठीक है। हाँ जी। तो इसके पीछे देखिए, अ, जो एफपीआई की जो पोजीशन थी, वो कैश मार्केट में उन्होंने नेट में 30,000 करोड़ की 3 दिन में सेलिंग करी, और ओके। जो फ्यूचर है वो अनवाइंड किया। यानी हम्म। जैसे मैं पिछली मीटिंग में भी बता रहा था, इंडियन मार्केट एक्सपेंसिव है, लेकिन जी। इसका इम्पैक्ट कितना होगा वो मैं भी एस्टिमेट नहीं कर पाया कि वो इतना इम्पैक्ट रहेगा। वहाँ का जो चाइनीज स्टॉक्स हैंग सेंग में हांगकांग में लिस्टेड थे, वहाँ का मार्केट 18% बढ़ गया। हम्म। और तो इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था जो कि कोई प्रिडिक्शन नहीं कर पाया। दूसरी बिल्कुल बात, ठीक है। एक तो ये इम्पैक्ट था, ईरान और इज़राइल का वार होने से क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे थे। देखो, जी। क्रूड $70 के नीचे आ गया था, $70 पर बैरल के नीचे आ गया था, जो अब 78 बैरल पर $78 पर बैरल आ गया है, उससे ऊपर आ गया। तो मतलब 10% से ज़्यादा क्रूड के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। तो इससे भी ये भी एक मार्केट को गिराने में ज़िम्मेदार रहा। हम्म। अ, एक सेबी के रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं, है ना? तो जैसे लॉट साइज़ बड़ा कर दिया, है नहीं? तो सेबी ने काफ़ी चेंजेज़ किए हैं, वो भी इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। अ, एक्स में जैसे मार्केट एक्सपेंसिव था, है नहीं? यूएस के मार्केट मैंने बताया बढ़े हैं, और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आनी है, जो पहले थोड़ा-सा लग रहा था कि 25 पैसा रिड्यूस कर सकते हैं, 9 अक्टूबर को आएगी। अब नहीं लग रहा कि वो 25 पैसा भी रिड्यूस करेंगे, क्योंकि ओके। फूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है जी। जी? और फूड इन्फ्लेशन ऑलरेडी कंफर्टेबल नहीं है, और जुलाई-अगस्त के अंदर और कोर इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखना चाह रहे हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। हम्म। शॉर्ट टर्म ओके। स्टेबिलिटी के ऊपर वो एक्ट नहीं करना चाह रहे। तो अभी हम्म। जैसे यूएस फेडरल रिजर्व ने 50 पैसा रिड्यूस किया था, तो उम्मीद बन गई थी 25 पैसा रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन 9 ओके। अक्टूबर को ये यूक्रेन ये सॉरी ईरान और इज़राइल वॉर होने से एक तो ये क्रूड के प्राइसेस बढ़ गए, इसलिए वो 25 पैसा उम्मीद नहीं है। तो अभी दिसंबर तक मामला टल गया है नहीं? दिसंबर तक टल गया। हाँ, और क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आने हैं, वो भी अ जैसे जून के रिजल्ट्स थे, सो-सो थे, तो क्वार्टरली एक जीएसटी भी हमारी थोड़ी-सी
बढ़ नहीं रही जो स्पीड से बढ़नी चाहिए थी, 6 साढ़े हुँ, 6% बढ़ी है, वो भी स्लो हो गई थोड़ा-सा। ऑटोज़ की फिगर है सितंबर की, वो बहुत नेगेटिव है, वो डाउन है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स मिल गए और मार्केट को तेज़ी से डाउन कर दिया। लेकिन पॉजिटिव फैक्टर्स में मैं बता देता हूँ, अमेरिका का मार्केट बेटर है। पीछे यूक्रेन और रशिया में जब वॉर हुआ था तो तेज़ी से क्रूड के प्राइसेस बढ़े थे, लेकिन हुँ, बाद में उनका इम्पैक्ट खत्म हो गया, कुछ दिन बाद। वॉर तो चलता रहा लेकिन इम्पैक्ट क्रूड के प्राइसेस पे खत्म हो गया। जबकि जी। ईरान का ईरान से डबल प्रोडक्शन है रशिया का क्रूड के प्रोडक्शन में, है ना? और तो ये पॉजिटिव फैक्टर भी है कि इंडियन मार्केट फिर भी लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रोथ ओरिएंटेड है और ये अपॉर्चुनिटी भी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि इस टाइम पे दे शुड रिमेन इन्वेस्टेड एंड दे शुड बाई ऑन डिप्स। Those who is having money, then it is a good time to buy the stocks for a longer period. शॉर्ट टर्म के लिए ये वीक बड़ा उथल-पुथल का रहेगा। फिर भी चार्ट के हिसाब से लोअर में जा रहा है, डेली चार्ट के हिसाब से और लॉन्गर चार्ट के हिसाब से, टेक्निकल के हिसाब से मार्केट वीक है। तो ये तो यानी कि एनालिसिस है। आप ये कह रहे हैं कि अभी ये राइट टाइम है, जो इन्वेस्टर्स वेट करते हैं कि मार्केट में मौका ढूँढते हैं, उनके लिए मौका है इन्वेस्ट करने के लिए। अगर लॉन्ग टर्म में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। वो अच्छे स्टॉक्स के अंदर डिप थोड़ा-सा मार्केट जैसे भी डिप आ रहा है, तो ये इससे अपॉर्च्युनिटी टू इन्वेस्ट। मार्केट उसके ठीक। बाद नीचे जा सकता है, वो बॉटम के चक्कर में ना रहे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर वाले आदमी ये बढ़िया एक चांस है, एक अपॉर्च्युनिटी है टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्गर टर्म। मतलब तो थोड़ा-थोड़ा लॉन्ग करके टर्म पोर्शन वाले को मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं। पोज़ीशन बनानी शुरू कर दें। हाँ जी, वो बना सकते हैं। 20-20, जी। 25-25% डेली थोड़ा-थोड़ा पैसा डाल के पोज़ीशन ले सकते हैं। दे शुड नॉट वेट फॉर द बॉटम। बिल्कुल। तो सुभाष जी, अब एक बात बताइए कि जिस तरह से पिछले सप्ताह पूरा मार्केट एक तरह से गिरा और अब जो हमारा नया सप्ताह यानी कि 7 तारीख से शुरू होने वाला है, परसों से सोमवार से, तो सोमवार से लेके शुक्रवार तक का क्या अभी मार्केट के अंदर हमें फिर मंदी का माहौल देखने को मिलेगा? क्योंकि इज़राइल और ईरान का युद्ध अभी ऐसा लग रहा है कि इनमें टसल तो बढ़ गई है, तो जो टसल बढ़ गई उसका क्या असर हमारे बाज़ार पे पड़ेगा, एक। और दूसरा, जिस तरह से आपने कहा अमेरिका के बाजार जो है ना फ्राइडे को सारे ग्रीन हो गए, तो क्या अगर अमेरिका का बाजार ग्रीन हो गया है तो क्या उसका इम्पैक्ट पॉजिटिविटी हमारे इसमें आएगी? और एक और चीज जो आपने बात कही, जो सेबी नए रूल लेके आ रहा है, क्या उसका जो भी इम्पैक्ट आना था वो आ चुका पिछले सप्ताह, या अभी वो जारी रहेगा? तो मतलब देखो ओवरऑल इन फैक्टर्स को किस तरह से मार्केट कंसीडर करने वाला है नेक्स्ट वीक? देखिए, जैसे ईरान ने इज़राइल के ऊपर 180 के करीब मिसाइल्स करी, उनका एक पोर्ट का उस पे वो जहाँ प्लेन वगैरह फाइटर प्लेन वगैरह उन्होंने हैंगर किए हुए थे, वो डिस्टर्ब करे हैं। वहाँ गड्ढे हुए हैं, अब कितना डैमेज हुआ है, ज़्यादा डैमेज तो नहीं बता रहे हैं इज़राइल तो और कोई कैज़ुअल्टी भी नहीं हुई है, लेकिन वहाँ डैमेज हुआ है एयरपोर्ट, ठीक है जी? अब जी। इज़राइल कह रहा है कि हम राइट टाइम पे रिटेलिएट करेंगे। जो अमेरिका कह रहा है कि तुम उसकी जो ऑयल की इंस्टॉलेशंस हैं, उस पे अटैक मत करो। मतलब हो सकता है वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक कर दे, हैं? और अ, उनके एयरपोर्ट्स पर अटैक कर दे, उनके अस्त्र-वस्त्र जो भंडार हैं जो उनके अस्त्रों का भंडार जिसे कहते हैं, मिसाइल्स हैं, वो है, वहाँ अटैक कर दे, है नहीं? तो इस तरह की चीज़ें होगी, क्योंकि मैं अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये वार लंबा खिंचे और जी। किसी के इंटरेस्ट में नहीं है वार का और वार कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। इज़राइल क्या चाह रहा है? इज़राइल हिज़्बुल्लाह को ख़त्म करना चाह रहा है। यमन में हूतीज़ हैं, उनको ख़त्म करना चाह रहा है, हमास को ख़त्म करना चाह रहा है। वो चाह रहा है शांति बनी रहे और जो लेबनान के अंदर कुछ एरिया कैप्चर कर ले, वो ये भी चाह रहा है इसलिए ग्राउंड फ़ोर्सेस भेजी हुई है
और वहाँ पे दोनों पर्पज़ सर्व कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि अ, यदि कोई क्रूड के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, उनके ऑयल रिज़र्व्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ईरान के, तो ये हमारा क्रूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ने के नहीं है चांसेस। फिर तो ये क्योंकि डिमांड नहीं है अभी भी। चाइना जो है ये अल्टरनेटिव एनर्जी पे वर्क कर रहा है, उनकी डिमांड कम हो रही है। इंडिया भी अल्टरनेटिव एनर्जी पर वर्क कर रहा है। तो हमारी डिमांड अभी बनी हुई है, लेकिन चाइना की डिपेंडेंसी धीरे-धीरे कम हो रही है। और हैं तो इसलिए प्राइसेस डिमांड ना होने की वजह से प्राइसेस घटे हुए थे। ओपेक ने भी अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी थी। तो इसकी ईरान की ठीक है 20-25% की प्रोडक्शन है, लेकिन इतना इम्पैक्ट नहीं रहेगा यदि कोई ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो। एक गोमूज वो जो एक रास्ता है, वो क्या बोलते हैं उसे, वो ब्लॉक हो जाएगा तो क्योंकि बहुत सारे सऊदी अरेबिया के इनके वो रास्ता ब्लॉक करने से ईरान ब्लॉक भी कर सकता है, तो वो उससे फिर क्रूड के प्राइसेस इफेक्ट होंगे। अल्टीमेटली क्रूड के प्राइसेस क्या इम्पैक्ट होते हैं ये इस पर डिपेंड करता है। ये है और वार में इसका ये इम्पैक्ट इज़राइल डिपेंड। किस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, उस पे डिपेंड करता है और उसके रिटेलिएशन के बाद ईरान ने कहा है हम फर्दर रिटेलिएट करेंगे। हालाँकि चांसेस सबके कम हैं, नोबडी वांट्स वार क्योंकि ईरान की इकोनॉमी भी बहुत अफेक्टेड है। वो वार को नहीं चाहता, उसके उसकी कैपेसिटी नहीं है, वो वार को झेल जाए और इज़राइल एक एयर अटैक में बहुत आगे है ईरान से। तो जी, कहीं वार बनती है तो इज़राइल की विन विन निश्चित है। लेकिन बढ़नी नहीं चाहिए वार, मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ और यदि वार नहीं बढ़ती है तो मार्केट में जैसे अमेरिका और किसी कंट्री को इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा जितना इंडिया को हुआ है। और इंडिया में क्यों? इसके पीछे कारण यही था कि इंडिया के स्टॉक्स पहले एक्सपेंसिव थे। दूसरा ये चाइना ने फिस्कल स्टिमुलस देने से, है ना, इंसेंटिव देने से उनके स्टॉक्स, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कह दिया कि वहाँ सिर्फ 25 पैसा उन्होंने इंटरेस्ट रेट कम किया। वो इंटरेस्ट रेट भी नहीं, लिक्विडिटी को मैं सीआरआर जिसे हम कहते हैं ना, कैश रिजर्व रेशियो, वो जी, रिलीज कर दिया 25 हुँ, बेसिस पॉइंट से। जी, उससे पौने 200 बिलियन यूएस डॉलर लिक्विडिटी बढ़ गई। और वहाँ बैंकों ने वहाँ के जो सेंट्रल बैंक है, वो शेयर बाईबैक के लिए पैसा एडवांस कर रहा है। तो वहाँ जो शेयर कंपनियों के शेयर बहुत नीचे रेट पे आ गए थे, उन्होंने बाईबैक करना शुरू कर दिया। उससे तेजी एकदम आ गई है। तो और फर्दर स्टेप भी और उसको बढ़ाने के लिए ले सकते हैं। तो जो चाइनीज़ स्टॉक्स चाहे वो यूएस में हो, चाहे हैंगसेंग में हो, चाहे चाइना में हो, वो सब बेटर हो रहे हैं। और जैसे मैंने बताया एक्सपेंसिव था, एक करेक्शन ड्यू था, लगातार हमारा मार्केट बढ़ रहा था, वो भी एक नेगेटिव फैक्टर था। तो वो अब धीरे-धीरे होके अब रीज़नेबल प्राइस जिसे हम कहते हैं। दूसरे जी, स्टॉक इमर्जिंग मार्केट के इंक्लूडिंग चाइना वो चीपर थे, इसलिए पैसा वहाँ चला गया। हैं, जी, लेकिन अ, अपनी जो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत पैसा लिक्विड हाथ में है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के पास। तो मैं कुल मिला के बड़ा अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है, फिर भी मैं रेंज जो बता रहा हूँ, निफ्टी 24,450 से लेके 25,550 रहना चाहिए और बैंक निफ्टी 24,450। हाँ, 24,450 से 25,550 तो यानी कि अभी और आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत करेक्शन और आ सकता है, आ पॉसिबिलिटी है। सकता है, आ सकता है क्योंकि फैक्टर्स हैं नीचे जाने के और ऊपर आने के। ऊपर आने ओके, के जैसे 24,800 पे सपोर्ट है तगड़ा, जी, है नहीं? जैसे हमारा मार्केट बंद हुआ था 25,015 निफ्टी। जी, तो 24,800 पे एक बार मेजर सपोर्ट है। तो यदि वो सपोर्ट टूटता है तो 24,500 का बहुत भयंकर सपोर्ट है। तो ओके, वहाँ पे मैं समझता हूँ 24,500 से नीचे जाने के चांसेस बहुत कम है। तो वो मैं 24,450 का एक टेक्निकल रेट दे रहा हूँ। इसी प्रकार
200 पे रेसिस्टेंस बहुत भयंकर है, यदि वो ऊपर जाता है तो 25,550 पे रुक जाएगा। तो 24,450 से 25,550, और बैंक निफ्टी में 50,550 से 51,800। हमारा 50,550 से 51,800। हाँ, बैंक निफ्टी हमारा 50,550। हाँ, 50,550 से 51,800, जी। और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ था 51,462, जो बिल्कुल कि ठीक है। हाँ, तो ये फैक्टर्स हैं कि मार्केट में नीचे भी बन रहे हैं कंडीशंस और ऊपर के भी कंडीशंस हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को घबराने की जरूरत नहीं है। जी। वो टिप तो पर यानी कि खरीदे। अब अभी अभी जो सुभाष जी जो बाजार का माहौल बन गया है, या जो भी हम जो नेक्स्ट वीक की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो इन्वेस्टर्स है वो तो इन्वेस्ट करे, लेकिन ट्रेडर जो है, जो इंट्राडे ट्रेडर है या 2-3 दिन के लिए करते हैं, उनको आई थिंक जो आपकी बात से मैं समझ पा रहा हूं, उनको भी थोड़ा सा हाथ अपने पीछे रखने चाहिए। थोड़ा कॉशियस अप्रोच रखने की जरूरत है। कॉशियस जो अप्रोच रखने की जरूरत है। डेली ट्रेडर है वो मतलब दिमाग में रख के चले कि मार्केट अभी अनसर्टेन है, मार्केट नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी वापस आ सकता है। और क्योंकि बहुत सारे ग्लोबली बहुत सारे चीजें खराब है, बहुत सारी चीजें ठीक है। जैसे फ्राइडे में मार्केट ठीक था, उनका जॉब मार्केट यूएस के अंदर बहुत बढ़िया आया, और फर्दर रेट कट की पूरी उम्मीद है, हैं? तो वहां पे इंटरेस्ट रेट कम होंगे, जो कि एक सबसे बड़ी इकोनॉमी यदि इंटरेस्ट रेट कम करता है तो दूसरी इकोनॉमी के लिए वो एक फैक्टर बन जाता है उसको रेट कम करने के लिए। हालांकि जी जी। इंडियन इकोनॉमी में अभी क्रूड के प्राइसेस कंफर्टेबल नहीं है। हालांकि $85 बोला हुआ है इंडिया ने कि वी आर कंफर्टेबल अप टू $85 पर बैरल, जी। बट स्टिल व्हेन इट हैज गोन डाउन टू $69, तो मार्केट बहुत बढ़ गया था। तो हम्म। मार्केट उस हिसाब से उसको मान के चल रहा था कि भाई वो अब $85 की बजाय ये 70-75 डॉलर के बीच में ही रहेगा मार्केट। लेकिन ये वॉर की वजह से वापस सिचुएशन चेंज हुई है। लेकिन ये भी क्रूड के प्राइसेस यदि हम यूक्रेन और रसिया का देखें तो तब भी ये क्रूड के प्राइसेस एकदम बढ़े थे, और फिर कुछ टाइम बाद स्टेबलाइज हो गए थे लोअर साइड में। तो जी। उसको यदि हम पैटर्न माने तो ये हमें ये पॉजिटिव फैक्टर भी बनता है कि क्रूड के प्राइसेस भी स्टेबलाइज हो जाएगा इवन इफ वार कंटिन्यूज। तो अब तो ये बहुत सुभाष सारे जी, अगर 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 जहां पे भी क्रूड के प्राइसेस हैं, अगर इससे ऊपर और जाते हैं, जैसे आप $85 तक बताया कि भाई इंडिया जो कह रहा है कि भाई $85 तक हमें प्रॉब्लम नहीं, अगर $85 तक क्रूड के प्राइसेस जाते हैं, तो क्या मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है भारतीय हाँ, बाजारों में? क्योंकि मार्केट है ना पहले $69 को देख चुका, और उसने 26,000 से ऊपर का इंडेक्स ये निफ्टी बना लिया था। और हम्म। उसको देखते हुए यदि $85 चला जाता है तो मार्केट अभी टेम्परेरी और वीक होगा। जो मैं आपको बताया है 24,450 से भी नीचे चला जा सकता है यदि ओके। और यदि मार्केट में यदि जो सप्लाई में दिक्कत आती है वो मैंने बताया, तो गुम जो एक रास्ता है वो रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है, तो उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि सारे ओपेक कंट्रीज के सऊदी अरेबिया, इजराइल, ये इराक, ईरान, ये सारे कंट्री का सप्लाई शिप उधर से ही आते हैं। जी। होमूज। सुभाष जी, एक हाँ, लास्ट क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से जो एफआईआईज थे यहाँ पे बेच के चीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो क्या एफआईआईज अभी वापस हाल फिलहाल भारतीय बाजार में जल्दी लौटने वाले दिखाई दे रहे हैं, या अभी उनका माहौल या उनका मन जो है चाइना के साथ जम रहा है, उनको लग रहा है कि हाँ भाई देखो चीन में पैसा लगाना ज्यादा देखो सुरक्षित या ज्यादा मतलब मुनाफे का सौदा है? देखो चाइना का अभी मार्केट 18% तक बढ़ गया जी। हैंग सेंग के अंदर। तो वहां भी धीरे धीरे एक्सपेंसिव है, क्योंकि जितना कम अट्रैक्टिव होगा वहां पे और बाई करेंगे तो हो सकता है 25% बढ़ जाए। तो फिर वो हम्म। उनको वो और इंडियन मार्केट पार पे आ जाएंगे। और फिर इंडियन मार्केट में बहुत सारे फैक्टर हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स है, कंपनी वाइज
उनको डिसाइड करेंगे। रिजल्ट्स हमारे अच्छे अब इन रिजल्ट्स का टाइम आ गया है, तो जी, क्वार्टरली रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे, वो एक फैक्टर है। दूसरा हमारा भी स्टॉक जो है ना, अब जितना नीचे आ चुका है, वो अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है धीरे-धीरे। वो जो एक्सपेंसिव है, वो कम एक्सपेंसिव रह जाएगा। और ग्रोथ हमारे यहाँ है, ये ग्रोथ कम नहीं है कि ग्रोथ जैसे ऑटो की फिगर डाउन आने से मार्केट ये क्या पैसा एफपीआई की सेलिंग निकलने से वार होने से ये क्रूड के प्राइसेस बढ़ने से ये सारे फैक्टर एक साथ आ गए। ये सारे फैक्टर्स एक साथ आते हैं। तो बिल्कुल ठीक है सुभाष जी, मैं समझता हूँ जो आपका विश्लेषण है, एनालिसिस है, बिल्कुल परफेक्ट है, हमेशा की तरह जैसा होता है। जैसे हम लोग हमेशा बात करते हैं कि भई हम आज बात कर रहे हैं और 2 दिन बाद मार्केट किस तरह से क्या गतिविधियाँ हो जाएँ, इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स हो जाएँ जिसकी वजह से मार्केट ऊपर या नीचे चला जाए। क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हमने करी थी उसके बाद जिस तरह से ईरान ने मिसाइलें छोड़ दी, फिर चीन वाला मसला हो गया, तो उन सारी चीज़ों को लेके मार्केट में गिरावट आई। तो इस बार भी जिस तरह से आपने कहा, मैं समझता हूँ सारे निवेशकों को ये ध्यान देना चाहिए कि जो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं वो तो निवेश करना पार्शली शुरुआत कर सकते हैं, और जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं जो 1-2 दिन के लिए करते हैं उनको बहुत ही कॉशियस अप्रोच रखनी चाहिए, सुभाष जी कह रहे हैं। और हमेशा की तरह जब भी आप निवेश करें तो अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह अवश्य ले लें, क्योंकि आज हम ये बात चर्चा शनिवार को कर रहे हैं और जब सोमवार को जो मार्केट खुलेगी तो उसके बीच में जो इतना समय बचा हुआ है संडे का और मंडे का, तो क्या माहौल होगा ये भी कह पाना कई बार मुनासिब नहीं होता। सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, सभी व्यूअर्स को भी बहुत-बहुत धन्यवाद।